दोस्तों कैसे आप लोग। डाल के पंछी कॉमिक्स में आपका स्वागत है। ये विनाश सीरीज़ की कॉमिक्स है और यूट्यूब के दुनिया में एकमात्र मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो आपको मनोज कॉमिक्स देता है। ओल्ड मनोज कॉमिक्स जितने भी उसके फ़ैन हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि मनोज कॉमिक्स ने जो स्टोरीज़ बनाई, जो कॉन्सेप्ट बनाए, जो कहानियाँ बनाई, वो दूसरे कॉमिक्स पब्लिकेशन नहीं दे पाए। कुछ हद तक तुलसी कॉमिक्स ले सकते हैं, राज कॉमिक्स भी अभी तक चल रहा है, लेकिन जो कहानियाँ, जो स्टोरी, जो प्लॉट मनोज कॉमिक्स ने दे दिए वो शायद अब नहीं बन सकती है। हम लोग इसके साक्षात देखे हुए, दर्शन किए हुए उस दौर में जो चीज़ें बनती थी, तो आजकल के बच्चे और आजकल के रीडर्स भी इसको जाने, इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं इसको। जो स्टोरी, जो चीज़ें आती थी आज के कार्टून सीरियल से मच बेटर है वो चीज़ें। इनको सीख मिलती है, इनसे मोरल स्टोरी बूस्ट होता है, संस्कार बढ़ता है बच्चों में। तो आप ज़रूर है कि बच्चों को एक बार रिकमेंड ज़रूर करिए मेरा वीडियो, क्योंकि हम लोग मोरल वैल्यू से रिलेटेड भी स्टोरी डालते रहते हैं। ये जितनी कहानियाँ मैं डालता हूँ उस समय संस्कार की बातें होती है, और आजकल के डेट में तो आप जानते ही हो कि किसी बच्चे को संस्कार के बारे में कहना यानी कि उसके मतलब कि कान पे जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है दोस्तों कि वीडियो के माध्यम से बच्चों में कुछ अच्छी चीज़ों को डाला जा सके, उनका पोषण हो और नरिशमेंट हो। तो आइए चलते देखते हैं स्टोरी क्या थी इसकी। डाल के पंछी विनाश सीरीज़ की कॉमिक्स थी। एक चिड़िया के बच्चे चार घन से निकले पंख पसार, पूर्व से पश्चिम क्यों जाए, उत्तर से दक्षिण को आए, वापस जाकर यूं इतराए, देखा हमने जग उजियारा, अपना हम है सबसे न्यारा। कहानी डाल से बिछड़े उन चार पंछियों की जो डाल से बिछोड़कर पुनः डाल पर आ मिले। कहानी अमीना अमर अविनाश शंकी और रीना की, कहानी आपकी हमारी हम सब की। तीन दोस्त थे वो जिन्होंने 3 दिन पहले बर्फीले गुफा से बचने के लिए इस गुफा में शरण बर्फीले तूफान से बचने के लिए इस गुफा में शरण ली थी, और दुर्भाग्य से भारी हिमपात के कारण गुफा का द्वार बंद हो चुका था। ठंड से अकड़े जा रहे थे तीनों दोस्तों को मौत के सामने न जा रहे थे। उफ, भूख से आते कुलबुला रही, लगता है हमारा दम यूं ही तड़प तड़प कर निकलेगा। उफ, क्या मालूम था कि तिब्बती लोगों की रहस्यमय मानसिक शक्तियों का पता लगाने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार मौत के मुंह में फंस जाएंगे। हाथ पर हाथ रखकर मौत का इंतजार कायर करते हैं। हमें इस गुफा से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए देशमुख, परंतु कैसे? इस गुफा में कई और सारे नुकीले पत्थर हैं, उनकी मदद से हम गुफा के दीवार में मार्ग बना सकते हैं। मरते क्या न करते। तीनों दोस्त नुकीले पत्थर लेकर गुफा की उस मोटी दीवार पर पील पड़े थे। ठाक ठाक। कड़ी मेहनत के बाद गुफा की उस मोटी दीवार में एक बड़ा सा छेद करने में कामयाब रहे तीनों। एक एक कर तीनों उस छिद्र में प्रवेश कर गए, परंतु दुर्भाग्य मानो उन्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहता था। एकाएक ही छिद्र के ऊपर की बर्फ ढह गई। बिछोड़ने से पहले उन्होंने कसकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया था, ताकि मौत भी उन्हें मौत देने से पहले उनकी प्रगाढ़ दोस्ती देख सके। इस विचित्र से घर में गूंजी पहली बार विनाश की आवाज़। फिर क्या हुआ सुपरमैन? क्या वे तीनों मर गए? नहीं विनाश, उन्हें अभी और जीवित रहना था। यह चमत्कार था कि टुकुर टुकुर मौत की बाट जोहने वाले तीनों दोस्तों की आंखें एक नम्र बिस्तर पर खुली थी। आंखें खुलते ही किसी बिच्छू कांटे सा उछला था देशमुख। ओ माय गॉड आदित्य, चंडकाली, देखो यार, हम जिंदा बच गए, लेकिन कैसे? कौन है वो फरिश्ता जिसने हमें नया जीवन दिया है? वो मैं हूँ। अवाक रह गए तीनों सामने खड़े उस शख्स को देखकर। मैंने ही तुम्हें बर्फ़ की उस कैद से आज़ाद करवाया, जहाँ कुछ ही छोड़ों में सिर्फ तुम्हारी लाशें बड़ी नज़र आने वाली थी। कौन है आप लोग? वरुई, इस बस्ती का प्रधान लमा, और यह मेरा पुत्र तारू। लो यह पेय पदार्थ पियो, तुम्हारी सारी थकावट और भूख गायब हो जाएगी। वह अद्भुत पेय पदार्थ पीने के बाद, आपने हमारी जान बचाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब हम वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं अवश्य, किंतु मुझे खुशी होगी कि तुम कुछ दिन यहाँ रहो मेरे मेहमान बनकर। वह तीनों तो आए ही थे तिब्बती लोगों की मानसिक शक्तियों के विषय में जानने के लिए। उन्होंने झट से हाँ कर ली। आपका आतिथ्य स्वीकार कर हमें खुशी होगी वरुई जी। कुछ ही दिनों में उन्होंने जान लिया था कि वह एक छोटी सी बस्ती थी। उन्होंने बस्ती से बाहर निकलने का रास्ता भी देख लिया था, और जान लिया था उस अद्भुत बस्ती के बारे में जो उन लोगों के शक्तियों का स्रोत था। वरुई ने ही वह डायमंड उन तीनों दोस्तों को दिखाया था। देखो,
इस डायमंड के आगे सारी दुनिया की दौलत अधूरी है। इस डायमंड का रहस्यमय शक्ति की मदद से तुम पानी को ज्वलनशील पदार्थ में तब्दील कर सकते हो, जिसे तुम्हारी भाषा में पेट्रोल कहते हैं। व्हाट? उस रात नींद कहाँ थी चंद्रकाली की आंखों में? मैंने वह डायमंड चुराने का फैसला किया देशमुख। बेवकूफ़ों जैसी बात मत कर चंद्रकाली। जिसने हमें शरण दिया है हम उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। देशमुख ठीक करा चंद्रकाली, वरोई हमारा प्राणदाता है, समझे? आदित्य व देशमुख की फटकार सुनकर चुप्पी साध गया चंद्रकाली, परंतु उसकी शैतानी खोपड़ी अब उसे बिना डायमंड हासिल किए बिना कैसे चैन से बैठने दे सकती थी। उस सर्द भरी रात में चारों ओर छाई नीरवता को भेदती चली गई वरुणी की चीख। वरुणी की चीख, ओह चंद्रकाली कहाँ है? ओ माय गॉड, लगता है उसने अपना कहा पूरा कर दिखाया। चंद्रकाली के बिस्तर पर न पाकर फक्क से उड़ गया था उनका मस्तिष्क। अचानक चीते सी फुर्ती से कोई घर के अंदर दाखिल हुआ था। चंद्रकाली, हाँ देशमुख मैं। साक्षात भयानकता की प्रतिमूर्ति लग रहा था उस समय चंद्रकाली। मैंने वरुई को मार डाला, अब यह डायमंड मेरा है, उसे बेचकर लाखों खरबों का मालिक बनूंगा मैं। हा 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 हा। किसी चीते सा डायमंड पर झपट पड़ा देशमुख। यह डायमंड वरुई की अमानत है चंद्रकाली, मैं इसे तेरे हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। डायमंड लिए उस सुरंग की तरफ भागा देशमुख, जो इस बस्ती से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता था। उसके पीछे पीछे लपका था चंद्रकाली भी। अचानक बस्ती वासियों को सुरंग की तरफ बढ़ता देख चौंका आदित्य। ओ माय गॉड, ये लोग चंद्रकाली और मेरे साथ देशमुख को भी मार डालेंगे। कुछ सोच से सख्ती से जबड़े भींच गए उसके। यदि तीनों की मौत निश्चित है तो क्यों ना आज अपनी जान देकर क्यों ना देशमुख की जान बचा लूं। सुरंग के मुंह पर चट्टान भरकर आ खड़ा हुआ आदित्य। भागो देशमुख भागो। बस्ती के लोगों द्वारा छोड़े गए कई तीर सनसनाते हुए आदित्य का सीना बेध गए थे। भाग देशमुख भाग। पीड़े से तड़पता रहा आदित्य, किंतु चट्टान भरकर सुरंग के मुंह पर खड़ा चीखता रहा, अपने दोस्त की खातिर, देशमुख की खातिर। फिर लहराकर जमीन पर गिरने ही हुआ था कि उसे थाम लिया दो नन्हे हाथों ने। ये हाथ थे वरुई के पितर तारू के। तुमने ऐसा क्यों किया अजनबी? उस हीरे की खातिर मेरे पिता को क्यों मार डाला तुमने? नहीं मेरे बच्चे नहीं, सिर्फ चंद्रकाली ने तुम्हारे पिता के साथ यह विश्वासघात किया है। तो अपने पिता का वह डायमंड वापस लाएगा तारू। चंद्रकाली को सबक सिखाएगा अब तू। बोल, ऐसा करेगा ना? हाँ अजनबी। उस दिन आदित्य की लाश से लिपट कर खूब रोया तारू। आदित्य के साथ भले उसका खून का रिश्ता न था, किंतु एक रिश्ता था, अमानवता का रिश्ता। फिर क्या हुआ सुपरमाइंड? तुम चुप क्यों हो गए? फिर तारू ने क्या किया सुपरमाइंड? मरे जा रहे थे विनाश व चंकी सुपरमाइंड से आगे की कहानी सुनने के लिए। लंबी सांस लेने के बाद उसने बोलना शुरू किया सुपरमाइंड ने। फिर तारू ने पता लगाया कि चंद्रकाली के हाथों से वह डायमंड छीनकर प्रोफेसर देशमुख ने उसे कहाँ छिपा दिया और उस तक पहुँचने का नक्शा एक पहेली के रूप में किसी कागज़ पर लिख दिया है। उसके बाद अपने प्रयोगों में व्यस्त हो गए। उधर चंद्रकाली ने अपना गैंग खड़ा कर लिया, जिसमें 5 सरीखे शैतान थे। वह अब डायमंड को भूला नहीं था। लेकिन तुम इतना सब कुछ जानते हो सुपरमाइंड, कौन हो तुम? एक दिन उसने बाज की मदद से प्रोफेसर देशमुख से वह डायमंड हथियाना चाहा, किंतु मरने से पहले प्रोफेसर देशमुख डायमंड तक पहुंचने का वह पहेलीनुमा नक्शा तुम्हें सौंप गए। उसके बाद क्या हुआ यह तो तुम जानते ही हो विनाश। मैं कौन हूँ यह रहस्य वक्त आने पर मैं स्वयं खोलूँगा विनाश। अभी तो चंद्रकाली का भी समाप्त कर ले, तुम्हारी सहायता मुझे चाहिए। विनाश हर उस व्यक्ति के साथ है जो किस्मत का मारा है, जुल्म का सताया हुआ है, जिसे वक्त ने रुलाया है। विनाश तुम्हारे साथ है सुपरमाइंड। 2 हाथ, हाँ 2 हाथ एक साथ मिले, हमारी यह दोस्ती चंद्रकाली की मौत बनेगी। कुछ क्षणों बाद रंग बिरंगे प्रकाश से जगमगाती इस सुरंग से गुजर रहे थे दोनों। क्या बात है चंकी, तेरा मुंह पके हुए आम की तरह क्यों सूजा हुआ है? तुमने केवल सुपरमाइंड से हाथ क्यों मिलाया, मुझसे क्यों नहीं? वो इसलिए बच्चे कि हम बड़े बड़े लोगों के बीच तुम जैसे बच्चों का कोई काम नहीं है। ठीक है मिस्टर विनाश, मैं बम्बई पहुंचकर सबको बता दूंगा कि तुम विनाश हो और अविनाश भी।
नहीं नहीं, ऐसा मत गजब करना यार, तू मेरा प्यारा प्यारा भाई है ना। यह हुई ना सर्फ की खरीदारी में समझदारी वाली बात। तुम जैसे अकल के कनस्तरों की लाइन पर लाना चंकी द ग्रेट के बाएं हाथ का काम है। उफ, हे भगवान, ऐसे बच्चे हर माँ आपको दे। इधर ध्वस्त हुई इमारत को जरा पहचानने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों। कभी रीना की चहचहाट, कभी चंकी की चहचहाट शरारती, तो कभी अमर की खिलखिलाहट से आबाद रहता था ये घर। आज इस ध्वस्त हुई इमारत में अपने अतीत की सुनहरी यादें तलाश रहे थे रंजीत चौधरी, जब असर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तो अमर अमर बेटे, यह सब क्या हो गया हमारा? हम इस तरह मिट्टी में कैसे मिल गए बेटे? अपने आप को संभालिए पापा, यह सब किस्मत का खेल समझकर भूल जाइए। कैसे कैसे भूल जाओ अमर, हम ईंट गारे को बिना सिर्फ मकान नहीं, एक घरौंदा था जिसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया था मैंने। तुम अविनाश, रीना और चंकी इस डाल के पंछी थे जिसको चहचहाट से गूंजा करता था घर, यह घरौंदा। किंतु वक्त की आंधी से यह घरौंदा बिछड़ गया। डाल के पंछी डाल से बिछड़ गए। बम्बई से कहीं दूर इस कहीं स्थित यह विचित्र सी इमारत में गूंजी वह दर्दनाक चीख। आई। डाल के पंछी पुनः डाल पर आएंगे पापा, फिलहाल मुझे रीना की चिंता सता रही है, न जाने कहाँ होगी वो। हा 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 हा, चीख लड़की और चीख। हो सकता है तेरी यह चीख तेरे शेर जैसे भाइयों तक पहुंच जाए। चीख चीख। क्यों तुम तेजाब फिल्म की माधुरी दीक्षित की तरह मुझे यहाँ बंदी बनाया हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ देंगे लड़की, बस एक बार चंडकाली के हाथ में वह डायमंड आ जाए, फिर तुझे भी छोड़ देंगे। डायमंड मिलने तक मुझे इस दरिंदे की कैद में रहना होगा। हे भगवान, अब क्या होगा? न जाने अविनाश व चंकी इस वक्त कहाँ होंगे। इधर अविनाश व चंकी के चेहरों को बड़े गौर से देखा था लाजपत कॉलेज के प्रिंसिपल नाना राव ने। तुम और तुम्हारा भाई पिछले 3 दिन से कॉलेज से गायब हो और आज आते ही तुम मुझे ऐसा उटपटांग किस्सा सुना रहे हो। समझने की कोशिश कीजिए सर, हम परिवार इस समय किस मुसीबत से जूझ रहा है यह मैं आपको बता चुका हूँ। यह तुम्हारा मनगढ़ंत किस्सा भी हो सकता है। नहीं सर, यह मनगढ़ंत किस्सा नहीं। ज़रा देखिए यह डायमंड जो सुपर माइंड से मांग के लाया हूँ। एक बार की आंखें फटी रह गई प्रिंसिपल नाना राव को अद्भुत डायमंड देखकर। क्या अब भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है सर? क्या अब भी आप मेरी मदद नहीं करना चाहेंगे? अवश्य अविनाश, ज़रूर मदद करूँगा। बोलो कैसी मदद चाहते हो तुम? उस रात बम्बई से निकलने वाले सांध्य दैनिक के फ्रंट पेज पर सुर्खियों में छपी थी वह खबर। लाजपत नगर के एक छात्र का डायमंड की मदद से पानी को पेट्रोल में बदल देने का दावा। कल सुबह कॉलेज के प्लेग्राउंड में एक प्रदर्शन के दौरान वह अपने दावे को सत्य करके दिखाएगा। जंगल में आग की तरफ फैली थी खबर। इम्पॉसिबल, आई कांट बिलीव इट। लगता है किसी सिरफिरे ने बेसिर पैर की उड़ाई है। भक्क से उड़ गया था बम्बई पुलिस कमिश्नर का वह दिमाग, और खबर किसी भूकंप से कम थोड़ी थी। यह क्या बकवास है? तुमने लाजपत कॉलेज में इस बारे में पूछताछ की? यस सर। उनका कहना है कि वह लड़का कल सुबह से पहले अपना वह डायमंड किसी को नहीं दिखाएगा। वैसे उस लड़के के बारे में हमने और भी पूछताछ की है। पता चला है कि उस लड़के का नाम अविनाश है और वह बम्बई के नामी वकील रंजीत चौधरी का बेटा है। इस समय रंजीत चौधरी कहाँ है? हम परिवार की तबाही के बाद उसका कोई अता पता नहीं है। उसके बच्चे भी लापता है सर। यह कैसा बकवास है? यह केस कुछ ज़्यादा ही उलझा नज़र आ रहा है भिंडे। खैर, कल अविनाश द्वारा डायमंड के प्रदर्शन के दौरान हम स्वयं लाजपत कॉलेज में उपस्थित रहेंगे। खुशी का सागर छलक पड़ा था रंजीत चौधरी की आंखों में। खबर ही ऐसी थी। देखा अमर, अविनाश को वह डायमंड मिल गया, लेकिन उसने डायमंड की खबर अखबार में देकर बेवकूफ़ी भरा काम किया है पापा। इस तरह तो चंडकाली अविनाश के लिए खतरा बन जाएगा। शायद अखबार में वो खबर देने के पीछे अविनाश का कोई मकसद छुपा। हमें फ़ौरन लाजपत नगर पहुंच जाना चाहिए। लाजपत कॉलेज पहुंचना चाहिए अमर। लाजपत कॉलेज का विशाल प्लेग्राउंड इस समय खचाखच भरा था। क्या वह अपने प्रयोग में सफल होगा? क्या पता।
लेकिन भाई वह उस डायमंड के प्रदर्शन तो कल सुबह करने वाला है। देखे लेकिन प्यारे लाल, भीड़ को देखते हुए अगर मैं कल सुबह आता तो शायद लाजपत कॉलेज से 5-6 मील दूर खड़ा नजर आता। अगले पल भीड़ को चीरते हुए बड़े आगे हाथ, हटो आगे रास्ता दो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। कि तू विशाल जन सैलाब उन्हें आगे बढ़ने का मौका कहाँ दे रहा था। एक तरफ हट बूढ़े, भीड़ में कुचल जाना चाहता है क्या? और बस यहीं पर फट पड़ा अमर के अंदर का ज्वालामुखी। तूने मेरे पापा पर हाथ उठाया, हम परिवार के मुखिया के साथ बदतमीजी की तूने। मैं तेरी हड्डियाँ तोड़कर कुट्टों में बांध दूंगा, हरामजादे। अमर चौधरी के पापा को धक्का दिया तूने। और यही था वो पल जब उस तीव्र गर्जनदार आवाज़ से सबका ध्यान आसमान की तरफ केंद्रित हो गया था। हा 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 हा। अविनाश, यदि 5 सेकंड के अंदर तू लाजपत कॉलेज की छत पर ना दिखा तो लाशों का समुंदर बहता नजर आएगा यहाँ। 1 2 3 ठहरो, 4। अविनाश आ गया है, शाबाश, समझदार हो। अब जरा एक और समझदारी की बात और करो, वह डायमंड मुझे सौंप दो। नहीं बेटे, वह डायमंड देशमुख की अमानत है, इन शैतानों के हाथ में मत जाने देना उसे, हरगिज़ न जाने देना। पापा। अपने पापा की आवाज़ लाखों में पहचान सकता था अविनाश। इधर अविनाश का ध्यान बटा, उधर अविनाश पर छलांग लगा गया। वह डायमंड मुझे दे दे अविनाश, वरना माजा तुझे छोड़ेगा नहीं। डायमंड का प्रदर्शन देखने कॉलेज परिसर में एकत्र हुई भीड़ भाग छूटी थी नया दृश्य देखकर। भाग ले बेटा, यदि रात को घर पहुंचने में देरी हो गई तो बीवी झाड़ू से मारेगी। मेरी बीवी तो बेलन लेकर घर के दरवाजे पर डट भी चुकी होगी। दुनिया में केवल बीवी ही है जिससे हर पति डरता है। इस अप्रत्याशित घटना से बौखला गया था इंस्पेक्टर भिंडे। मुझे किसी भी तरह माजा को गिरफ्तार करना है। इधर माजा अविनाश पर अगला वार करता, उससे पहले माजा के सामने चट्टान बनकर आ खड़ा हुआ चंकी। आजा माजा, देखे तुझमें कितना दम है। पिछले तू माजा से टकराएगा, तेरी बेटियां छत पर चितरा देंगी। माजा चक्की पर बाँस सा झपटा था माजा, परंतु चक्की से पहले उसे रोका था हम परिवार की तीसरी ताकत ने। धड़ाक। डाल के पंछी एक बार फिर मिल गए माजा। अब तेरे बॉस चंडकाली की खैर नहीं। आज हम परिवार के 3 शेर जैसे बेटों के बीच फंस गया था माजा। बोल हरामजादे, कैसी मौत मरना चाहेगा तू? ठहरो, कानून अपने हाथ में मत लो। माजा कानून का दुश्मन है, कानून स्वयं इससे निपटेगा। नहीं इंस्पेक्टर भिंडे, अब यदि माजा को किसी ने हाथ भी लगाया तो मेरी कैद में मौजूद रीना की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। हर कोई अवाक था, आवाज़ के मालिक को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ का मालिक भला वहाँ मौजूद कहाँ था। हा हा हा, रंजीत चौधरी, तुम मेरी आवाज़ लाखों में पहचानते हो। अपने बेटों का आदेश दो कि चुपचाप वह डायमंड माया को सौंप दे, वरना तेरी बेटी। नहीं चंडकाली, मेरी बेटी को हाथ भी न लगाना, मैं वह डायमंड दे रहा हूँ तुझे। पगलाए से अविनाश को झंझोड़ते चले गए रंजीत चौधरी। दे दे बेटा, माजा को दे दे वह डायमंड। मजबूर था अविनाश, लाचार हुआ था परिस्थितियों के आगे। अब बाजी माजा के हाथ में थी। अविनाश, इस सारी मुसीबत की जड़ तू है, तेरे ही कारण महामहिम चंडकाली ने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं। ठाक, अब तुझे उसका हिसाब चुकाना होगा। चल कूद जा नीचे, वरना हम परिवार के बाकी सदस्यों को भून डालेगा माजा। हम परिवार के सिर पर मध्यरात्रि मौत केवल अविनाश टाल सकता था। एक पल कुछ सोचा, फिर छत के किनारे की ओर बढ़ गया। अविनाश का इरादा जानकर अंदर तक काग गया हम परिवार का सदस्य। नहीं अविनाश, ऐसा मत कर, मर जाने दे हमें। चीखते रह गए सब, किंतु कहाँ रुका था अविनाश। अविनाश गूंज उठा था माजा, भयानक अट्टहास। अविनाश तो गया, अब तेरी बारी है। चलो महामहिम चंडकाली, अपने हाथों से तुम्हें सजा देंगे। अब तक मूर्ति बना रहा, सब कुछ देखता इंस्पेक्टर भिंडे तेजी से भाग खड़ा हुआ था। अविनाश को देखना होगा, हो सकता है कि वह जब जीवित हो, केवल उसी से डायमंड का रहस्य पता लग सकता है। किंतु नीचे आते ही बिच्छू काटे सा उछला था इंस्पेक्टर भिंडे। यह क्या, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गया अविनाश? उसने तो मेरे सामने ही नीचे छलांग लगाई थी। इधर कहीं दूर कोई बदहवास सा भागा जा रहा था। मैं आ रहा हूँ दोस्त, मैं आ रहा हूँ।
तो ये स्टोरी में ये दिखाया है मेन विलेन चंडकाली का, और उसके बाद से ये स्टोरी बिल्कुल ही ख़त्म होने को है। ये यहाँ पे बंदी उसने बना लिया है, अविनाश यहाँ पहुँच चुका है, और इसके बाद की शायद स्टोरी आपको दिखाई जाएगी कि ये मनोज कॉमिक्स में विनाश सीरीज से जो भी कॉमिक्स आए थे उसके पार्ट काफ़ी बने हुए थे, और ये तो कॉमिक्स काफ़ी लंबी निकल गई। इसके बाद शायद ये दूसरी स्टोरी है। अब ये महानायक किड्स की कॉमिक्स हुई। मिलते गाइज आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।